जय हिंद जय बिहार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए गए न्यू वीडियो मैथ का क्लास 12th मैथ का चैप्टर होगा आबिहू। चैप्टर का नाम है आबिहू यानी कि मैट्रिक्स। मैट्रिसेस के बारे में हम लोग जानेंगे आज, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, चैप्टर का पूरा डिटेल बताएंगे कि आबिहू किसे कहते हैं, आबिहू कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दें कि आबिहू किसे कहते हैं, उसके बाद इसके बारे में जो होगा क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। चलिए समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल उठता है आपका कि आबिहू किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें, कोई दिया हुआ संख्या, कोई भी संख्या दिया हो या किसी दिए गए अव्यय को यदि हम किसी कोष्ठक के अंदर सजा देते हैं तो उस सजाने की प्रक्रिया को आबिहू कहते हैं। समझ में ना आया होगा, फिर से सुनिए। किसी दिए गए अव्यय को यदि किसी कोष्ठक के अंदर सजा देते हैं तो वो सजाने के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आबिहू कहते हैं। सजाने के प्रक्रिया को आबिहू कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कोई अव्यय दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा कोई अव्यय दिया गया है। हम बोले हैं कि कोई भी दिया गया नंबर हो या संख्या हो, अव्यय हो, उन अव्यय को कोष्ठक के अंदर सजा देता है। आप याद रखिएगा, इसमें आबिहू में ज्यादातर हम बड़ा कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, इस कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो आप इस कोष्ठ का प्रयोग कीजिएगा, इसमें उपयोग कीजिएगा। अब इस नंबर को क्या करना है, इसमें सजा देना है, बराबर भागों में सजा देना है। अब सजा दीजिएगा तो चलिए पहले सजा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1 है तो 1 को लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 सजा दिए। अब सजा दिए तो इसी सजाने के प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, आबिहू कहेंगे। ये हमारा आबिहू हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें ये देखना है कि किसको क्या कहेंगे। हमको इसमें दो चीज दिखाई दे रहा है। देखिए कौन कौन सा चीज दिखाई दे रहा है। 1 2 3 इस तरह का लाइन बन रहा है। 4 5 6 7 8 9 इस तरह का लाइन बन रहा है। और दूसरा का लाइनिंग इसमें ये देखने को मिला है कि 1 4 7 या फिर कह सकते हैं 7 4 1 2 5 8 3 6 9 इस तरह का लाइनिंग दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, याद रखिएगा। 1 2 3 यानी कि इस तरह का लाइनिंग जाएगा तो इसको हम पंक्ति बोलेंगे। इस तरह का मतलब इस तरह नहीं, मतलब कहने का मतलब ऐसे लाइन जो होगा, इस लाइनिंग को क्या कहेंगे हम लोग, इस लाइनिंग को पंक्ति कहेंगे। इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं, तो हम लिख देते हैं रो। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो पंक्ति लिख दिए। अच्छा, पंक्ति इसको लिख दिए तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, R1 यानी कि पंक्ति 1, R2 यानी कि रो 1 रो 2 और रो 3 यानी कि पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, ऐसा कह सकते हैं। तो इसके लिए हम R1 R2 R3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको ना हम लोग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक है उदग्र रेखा को, इसको उदग्र करते हैं। उदग्र, इसको देखिए, इसको क्षैतिज कतार बोलते हैं। 1 2 3 हम इसको क्षैतिज कतार बोलते हैं। तो क्षैतिज कतार को हम लोग पंक्ति बोलेंगे। और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको उदग्र बोलेंगे। उदग्र का मतलब उठल, उठल का मतलब खाड़ा, तो उठल को उदग्र बोलेंगे, इसको उदग्र। इसको बोलेंगे क्षैतिज। याद रखिएगा, क्षैतिज का मतलब सूतल और उदग्र का मतलब उठल। तो उठल कौन है, 1 4 7 यानी कि 7 4 1 उठल है, तो इसको उदग्र बोलेंगे। और उदग्र रेखा को हम लोग बोलते हैं, इसमें उदग्र को बोलेंगे स्तंभ। याद करने का ट्रिक है, तो इसको स्तंभ बोलेंगे, स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। तो इसको कह सकते हैं कॉलम यानी कि C1 C2 C3। याद रखिएगा, अक्षर के पहले मतलब जो स्पेलिंग है उसका पहला अक्षर से किसी भी मतलब चीज को डिनोट करते हैं। जैसे अगर आपका नाम राम है तो राम के लिए R हो जाएगा, श्याम है तो उसके लिए S हो जाएगा। उसी तरह इसको कॉलम है तो कॉलम के लिए C लिख सकते हैं। तो C1 यानी कि कॉलम 1, ये कॉलम 2 है तो C2 लिख सकते हैं, कॉलम 3 तो इसके लिए C3 लिख सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम दो बात जाने, इसमें क्या क्या देखें। पहला बात को ये देखे कि आबिहू किसे कहते हैं। तो कोई भी संख्या दिया गया हो, उस संख्या को अगर हम किसी
कोष्टक के अंदर सजा देते हैं तो उसको हम लोग आबिहू बोलते हैं। ये बात हम लोग पहला देखे हैं। दूसरा का बात क्या देखे हैं, दूसरा का बात ये देखे हैं कि इसमें हम किसको क्या बोलेंगे। तो देखिए जो क्षैतिज कतार में था उसको हम लोग पंक्ति बोले हैं, और जो उदग्र कतार में था उसको हम लोग क्या बोले हैं, स्तंभ बोले हैं। इसको देखिए ये मतलब एक स्तंभ पंक्ति, दूसरा का पंक्ति और तीसरा का पंक्ति, तो इसके लिए उन्होंने डिनोट कर दिया आर से। तो डिनोट जैसे मतलब किए है तो R1 R2 R3 लिख दिए और इसको C1 C2 C3 लिख दिए। इसमें तो कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं अगली का बात में। अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए इसमें कोटि या क्रम, ये कितने बाई कितने कोटि क्रम का है, कितने कोटि का है या फिर कितने क्रम का, क्रम या कोटि एक ही बात है। अगर आपको कह दिया जाए, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए ये जो आबिहू दिया गया है यानी कि मैट्रिक्स दिया गया है, ये कितने कोटि या कितने क्रम का है, तो कैसे बताइएगा। तो याद रखिएगा कोटि या क्रम ज्ञात करने के लिए रो गुने सी कर देते, यानी कि कॉलम, यानी कि रो की संख्या आप गुना कर दीजिएगा कॉलम की संख्या, तो वही आपका क्रम या कोटि हो जाएगा। क्रम या कोटि ज्ञात करने का ये फॉर्मूला एक तरह से कह सकते हैं आप कि क्रम या कोटि, क्रम या कोटि, क्रम या कोटि ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, यानी कि R गुने सी। रो के संख्या को गुना कर दीजिएगा कॉलम की संख्या में, तो ये आपका क्रम या कोटि हो जाएगा। तो देखिए तो रो की संख्या कब है, 1 2 3, हम यहाँ लिख दे 3। और कॉलम की संख्या कितना है, तो कॉलम की संख्या देखिए कितना है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दे। यही आपका क्रम या कोटि हो गया। हम आशा करते हैं कि जितना बात को समझाए वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले का टॉपिक पर। अगले का टॉपिक आपका ये होगा कि आबिहू कितने प्रकार के होते हैं। तो आबिहू बहुत प्रकार के, हम सभी प्रकारों को देखेंगे। आबिहू कितने प्रकार के, देखिए इसमें सबसे पहला जो आबिहू का प्रकार है, इसको पहले मिटा देते हैं उसके बाद बताते हैं। सबसे पहला आपका है आयताकार आबिहू। आयताकार आबिहू किसे कहेंगे, तो देखिए नामे से पता चल जा रहा है कि आयताकार आबिहू में आयत बन रहा होगा, शायद, मतलब ऐसा पता चल रहा है। तो देखिए इसका परिभाषा बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आयताकार आबिहू का मतलब ऐसा ही होगा कि वैसा आबिहू जिसमें आयत का निर्माण हो, या कह सकते हैं जो आयताकार रूप में हो, आयत का निर्माण हो, कह सकते हैं जिसमें जो आयताकार रूप में हो, वैसा आबिहू जो आयताकार रूप में, उसको क्या कहेंगे, आयताकार आबिहू। ये परिभाषा थोड़ा अच्छा ना लग रहा है, खराब लग रहा है, तो इसको दूसरा तरह से परिभाषित करते हैं। दूसरा तरह से हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान न हो, एकदम परफेक्ट है। वैसा आबिहू जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान न हो, उसको क्या कहेंगे, आयताकार आबिहू कहेंगे। अच्छा हम लोग आयत कैसे बनाते हैं, आयत ऐसे नहीं बनाते हैं जिसमें आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसको हम लोग आयत कहते हैं, यही ना कहते हैं। यानी कि ऐसे बनता है, इसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, उसको आयत आयत कहते हैं। तो उसी तरह इसमें होगा, यानी कि रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर नहीं होगा, यानी कि अलग अलग हो, उसको आयताकार आबिहू कहेंगे। तो रो और कॉलम की संख्या अलग अलग कैसे होगा, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे 2 4 5 6 7 8 9 0 हो गया। इसमें देखिए अगर हम पूछे कि रो कै गो है, तो रो बता दीजिएगा 1 यानी कि R1 और ये 2 यानी कि R2। अगर हम आपसे पूछे इसमें कॉलम की संख्या कितना है, तो फिर से बता दीजिएगा हमको कि ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये आपका हो गया C4। आप देखिए इसमें कॉलम और रो की संख्या दोनों अलग अलग है, समान नहीं है, यानी कि भिन्न भिन्न है। ये हमारा क्या कहलाएगा, आयताकार आबिहू कहलाएगा। अब हम आपसे पूछे कि इसका क्रम या कोटि बताइए, ये कितने बाई कितने का है, तो कैसे बताइएगा। तो हम आपको बताए हैं कि क्या करना है, क्रम या कोटि ज्ञात करने के लिए रो के संख्या को गुना कर देना कॉलम की संख्या के, यानी कि रो गुने कॉलम बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्रम या कोटि। तो देखिए ना रो की संख्या कितना है, 2 गो, तो 2 लिख दें यहाँ पे, और कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3 4, तो लिख देते 4, यानी कि 2/4 का ये हमारा आबिहू है। किसी बच्चा कोई दिक्कत है नहीं है। फिर से एक बार समझा देते हैं, आयताकार आबिहू किसे कहते हैं, तो वैसा आबिहू जिसमें कॉलम और रो की संख्या समान न हो, उसे क्या कहेंगे, आयताकार आबिहू कहेंगे। उसका एग्जाम्पल बोर्ड पे दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले का टॉपिक पे।
आयताकार अवयव के बाद आपका आता है वर्ग अवयव। तो हम वर्ग अवयव का परिभाषा किस तरह देंगे? आयताकार अवयव के तहत आप दे दिए हैं कि कॉलम और रो की संख्या समान न हो, तो उसको आयताकार अवयव कर दिए। अगर हम आपसे पूछे कि वर्ग अवयव का परिभाषा क्या होगा, अच्छा वर्ग अवयव की परिभाषा देने से पहले आप हमको बता दीजिए कि वर्ग होता कैसा है। तो वर्ग के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। वर्ग कैसा होता है? जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, वैसा मतलब अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो, उसको क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। फिर से करें, वैसा अवयव जिसमें स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या समान हो, उसको क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। अब तक पूरा तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत है? अच्छा वर्ग अवयव में ऐसे ही होता है जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ए बी सी डी, ये चारों देखिए, ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर, ई इसके, चारों भुजा किसमें नापिएगा? अगर ये आपका तीन मीटर का है तो ये भी आपका 3 मीटर का होगा, ये भी आपका 3 मीटर का होगा और ये भी आपका 3 मीटर का होगा, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर होगा, तो इसको वर्ग अवयव कहेंगे। उसी तरह हाँ, मतलब इसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। उसी तरह वर्ग अवयव का मैं आपको परिभाषा बताया कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभ एवं पंक्तियों की संख्या समान हो, उसको वर्ग अवयव कहेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा वर्ग अवयव का। जैसे ये हमारा कोई अवयव है, इसमें क्या होगा? 2 3 0 4 3 2 1 2 1। आपको इसमें क्या मिला देखने को? अच्छा ठीक है, इसमें टेढ़ा में रहोगे ना, इसको ऐसा बने कि एकदम वर्ग जैसे। हालांकि हमको स्तंभ एवं पंक्ति की संख्या देखना है, ठीक है, बनाने में मतलब देखने में भी अच्छा लगे। 2 3 4 4 3 2 1 0 1। अच्छा देखिए, ये वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें हमको ये देखना है कि स्तंभ एवं पंक्ति की संख्या समान है कि नहीं है। देख लीजिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? R1 R2 R3 C1 C2 C3। क्रम या कोटि कितना बाई कितना का है देख लीजिए, देखा तो 3 गुने 3 का है, यानी इसमें पंक्तियों का संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3, यानी कि दोनों का दोनों बराबर है। अब जब बराबर है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ये हमारा वर्ग अवयव कहलाएगा। हम आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले का टॉपिक पर चलते हैं। वर्ग अवयव के बाद आपका अगले का प्रकार आता है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी कि स्तंभ की संख्या ज्यादा होगा और पंक्ति की संख्या क्या होगा? कम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 4 5 6 3 2। क्या बोला है कि पंक्ति की संख्या कम होगा और स्तंभ की संख्या ज्यादा होगा। तो पंक्ति हमारा कौन है? ये है R1 R2 और स्तंभ कौन है? C1 C2 C3। तो देख लीजिए, इसमें स्तंभ की संख्या ज्यादा है और पंक्ति की संख्या क्या है? कम है। तो आप देखिएगा, जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज्यादा हो, वो हमारा कौन सा अवयव कहलाएगा? क्षैतिज अवयव कहलाएगा। अब हम अगर आपसे पूछेंगे ये कितना बाई कितना का है, यानी कितना बाई कितना कोटि का है, तो क्या कहिएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2 गुने 3, यानी 2/3 का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। अगले का पे चलते हैं। क्षैतिज अवयव के बाद अब आपका अगले का आता है अवयव का प्रकार ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव किसे कहते हैं? तो इसका भी परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, यानी क्षैतिज अवयव का उल्टा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। स्तंभ की संख्या इसमें कम होगा कि ना, पंक्ति की संख्या ज्यादा होगा, यानी कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि पंक्ति की संख्या इसमें ज्यादा हो जाएगा और स्तंभ की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल क्षैतिज अवयव का उल्टा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 3 4 5 6 7। इसमें देख लीजिए, स्तंभ का पंक्ति का R1 R2 R3
ये आपका हो गया पंक्ति। अच्छा, इसमें स्तंभ कौन सा है? तो स्तंभ ये हो गया C1 C2, यानी कि स्तंभों की संख्या इसमें 2 हुआ और पंक्तियों की संख्या 3 हुआ। तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि ये कितना बाई कितना क्रम का है या कितना बाई कितना कोटि का है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि 3/2 का है, यानी कि पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। ये आपका ऊर्ध्वाधर अवयव हो गया। अब चलते हैं अवयव के अगिल का प्रकार पे। ऊर्ध्वाधर अवयव के बाद अब आपका आता है अवयव के अगिल का प्रकार स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? तो स्तंभ अवयव का आपको परिभाषा बता दे कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको कहेंगे स्तंभ अवयव। फिर सुनिए, वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको कहेंगे स्तंभ अवयव। बड़ा आसान है, इसको देख लीजिए, एक स्तंभ वाला बना दीजिए, यानी कि कॉलम एक ही होना चाहिए। तो 2 3 4 हो गया। देखिए स्तंभ कय गो है? C1 एगो है। अच्छा, इसमें अगर पूछेंगे पंक्ति कय गो है तो क्या कहिएगा? तो देखिए 1 2 3। अच्छा, पंक्ति कहलाएगा का? ये पंक्ति कहलाएगा तो 3 गो पंक्ति हो जाएगा। 1 2 3। स्तंभ कय गो? एगो। तो ये आपका हो गया आपका कौन सा अवयव? ये आपका स्तंभ अवयव हो गया। स्तंभ अवयव के बाद हम अगले का प्रकार पे चलते हैं। स्तंभ अवयव के बाद अब आपका आता है पंक्ति अवयव। तो हम आपको बता दें, पंक्ति अवयव का परिभाषा इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि उल्टा कर दीजिए। क्या होगा? वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको कहेंगे पंक्ति अवयव। जैसे देखिए 2 3 4, ये आपका हो गया पंक्ति अवयव का एग्जाम्पल। फिर से सुन लीजिए, स्तंभ अवयव में केवल एक स्तंभ हो उसको स्तंभ अवयव कहेंगे। पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसको पंक्ति अवयव कहेंगे। कोई दिक्कत है? तो नॉर्मल छोटा छोटा बात है। अब चलते हैं अवयव के अगले का प्रकार पे। स्तंभ अवयव के बाद, पंक्ति अवयव के बाद अब आपका आता है अगले का प्रकार विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव का परिभाषा सुन लीजिए, मतलब कोई वर्गाकार अवयव दिया हो, वर्गाकार अवयव, उसमें विकर्ण को छोड़कर, देखिए इसमें विकर्ण कह रहे हैं ना, तो विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव उसका शून्य हो उसको कहेंगे विकर्ण अवयव। आपको समझ में ना आया होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बोले हैं कि वैसा अवयव, वैसा वर्ग अवयव, वर्गाकार हो वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर, तो विकर्ण पहले वर्ग अवयव बना दीजिए। तो 0 2 3, सॉरी 0 2 0, फिर यहाँ देते हैं 0 0, गलती हो गया, रुकिए, इसको यहाँ दीजिए 2, इसको दीजिए 0, इसको दे दीजिए 3, इसको दीजिए 0, फिर यहाँ दीजिए 4, सॉरी 0 दीजिए, इसको 5 दीजिए, फिर इसको 0 दीजिए। ये गलत हो गया, यहाँ दीजिए 0, यहाँ दीजिए 5। पहले ये देख लीजिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है कि नहीं है। तो ये देखिए 1 2 3, यानी कि पंक्ति की संख्या 3, 1 2 3, ये आपका स्तंभ की संख्या भी 3, पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 3, यानी कि दोनों का दोनों बराबर है। तो ये हमारा वर्गाकार अवयव हो गया, यानी कि वर्ग का आकार का बन गया। अब हम देखते हैं विकर्ण अवयव है कि नहीं है। तो हम आपको बोले हैं कि विकर्ण अवयव में ये देखेंगे कि कोई भी वर्गाकार अवयव दिया हो उसमें उसका विकर्ण जो हो, विकर्ण को छोड़कर, तो विकर्ण इसका कौन होगा? देखिए या तो इधर से विकर्ण होगा, यानी कि कोना कानी, या तो फिर इधर से विकर्ण होगा। तो इस विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव, यानी कि जितना भी संख्या दिया हो उस सभी संख्या आपका 0 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए विकर्ण इसका क्या बन रहा है? 2 3 5, ये हमारा विकर्ण बन गया। तो इसको छोड़कर इधर संख्या दिया गया है, बाकी सभी अवयव 0 हो। तो देखिए हाई देखिए, हाई देखिए, ये देखिए 0 है, फिर इधर भी देखिए 0 है। अगर ऐसा दिया हो तो ये आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले का चलते हैं। विकर्ण अवयव के बाद आपका आता है इकाई या तत्समक अवयव। इसको लिखते हैं बोर्ड पे, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देते हैं आपको। बोले हैं कि विकर्ण अवयव के बाद आता है आपका इकाई, इकाई अवयव, या आप कह सकते हैं तत्समक अवयव, अवयव, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इसका परिभाषा हम आपको दे दें कि इसमें भी वर्ग अवयव दिया हो, कोई वर्ग अवयव, तो पहले वर्ग अवयव बना दीजिए। इसका पहले परिभाषा सुन लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। कह रहा है कि वर्ग अवयव किसे, तत्समक अवयव किसे कहते हैं या इकाई अवयव? तो वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण केवल एक हो, बाकी सभी उसका अवयव शून्य हो। देखिए इकाई कह रहे हैं,
तो इकाई का मतलब होता है एक, तो उसका विकर्ण जो होगा वो एक होगा, विकर्ण पूरा क्या होगा, एक होगा। अब बाकी उसका जितना भी अवयव होगा सब का सब जीरो होगा, तो हमारा तत्समक या इकाई अवयव कहलाएगा। तो अब बना दीजिए 1 0 3 सॉरी 1 0 0, यहाँ हम दे देते हैं 0 1 0, फिर यहाँ दे दे 0 0 1। ये वर्गाकार अभिव्यक्ति हो गया। और देख लीजिए इसका विकर्ण पूरा का पूरा क्या है, एक है। अगर विकर्ण एक है और बाकी सभी अवयव जीरो है तो ये आपका इकाई या तत्समक अभिव्यक्ति कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले का अवयव प्रकार पे चलते हैं। तत्समक या इकाई अभिव्यक्ति के बाद आपका आता है तत्समक या इकाई अभिव्यक्ति के बाद आपका आता है अदिश अभिव्यक्ति। तत्समक या इकाई अभिव्यक्ति के बाद क्या आता है, अदिश अभिव्यक्ति। अदिश अभिव्यक्ति, तो इसका भी परिभाषा वही है, सेम टू सेम है कि कोई वर्गाकार अभिव्यक्ति दिया हो और उसका विकर्ण एक जैसा हो। कह रहा है कि कोई वर्गाकार अभिव्यक्ति हो और उस वर्गाकार अभिव्यक्ति का विकर्ण जो हो एक जैसा हो, अब बाकी सभी अवयव उसका जीरो हो, तो वो हमारा कहलाएगा अदिश अभिव्यक्ति। अदिश अभिव्यक्ति कहलाएगा। जैसे हम आपको दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम बोले हैं कि उसका विकर्ण एक जैसा हो, बाकी सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, और वो हमारा वर्ग अभिव्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पे दे देते हैं 2 0 0, फिर 0 2 0 और 0 0 2। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, यहाँ पे 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, 1 1 1 नहीं हो सकता है। पूछे का है, अगर 1 1 1 होगा तो वो हमारा तत्समक या इकाई अभिव्यक्ति हो जाएगा। तो एक को छोड़ कर बाकी कोई भी हो सकता है संख्या। तो हम यहाँ पे 2 2 2 दे दीजिए है ना, तो 2 2 2 है, इसका विकर्ण एक जैसा नहीं है, देखिए ना पूरा एक ही संख्या है और बाकी सभी अवयव इसका क्या है, शून्य है, यानी कि जीरो है। तो ये हमारा कौन सा अभिव्यक्ति कहलाएगा, ये हमारा अदिश अभिव्यक्ति कहलाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अदिश अभिव्यक्ति के बाद हम प्रकार अगिलका पे चलते हैं। अभिव्यक्ति के अगिलका प्रकार जो आपका है वो है आपका रिक्त या शून्य अभिव्यक्ति। रिक्त क्या बोले हैं, रिक्त या शून्य अभिव्यक्ति। अच्छा देखिए, नामे से पता चल रहा है शून्य मतलब जीरो, तो हम आपको बता दे वैसा अभिव्यक्ति, कोई भी अभिव्यक्ति दिया हो और उसका पूरा के पूरा अवयव शून्य हो यानी कि जीरो हो। फिर तो सुनिए, वैसा अभिव्यक्ति जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको कहेंगे हम रिक्त या शून्य अभिव्यक्ति। जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 और हीरो, आप बन जाइए हीरो, यानी कि रिक्त या शून्य अभिव्यक्ति ना, यानी कि देखिए इसका पूरा का पूरा अवयव क्या है, जीरो है, तो ये हमारा कौन सा अभिव्यक्ति कहलाएगा, शून्य या रिक्त अभिव्यक्ति कहलाएगा। हम बता दें आपको, इसमें कोनो दमे खम रहा है। अगर छोटा सा बच्चा को लेकर के बैठ जाइएगा, आप उसको भी कहिएगा कि वीडियो देखो, तो वह बच्चा भी समझ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जितना बात हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप कॉपी और कलम लेकर के बैठे होंगे, मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं आसानी से। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है कोई प्रकार में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं। उस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके आपको समझाया जाएगा। पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपको अच्छा ढंग से समझाया जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो हम लोग समय ना पास करते हुए हम लोग फिर से चलते हैं अभिव्यक्ति के अगिलका प्रकार पे। चलिए, अगिलका आपका अभिव्यक्ति का प्रकार है ऊपरी त्रिभुजीय अभिव्यक्ति। तो इसका परिभाषा होगा वैसा अभिव्यक्ति जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव शून्य हो उसको कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय अभिव्यक्ति, यानी कि ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बन जाएगा। इस अभिव्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बन जाएगा और मुख्य विकर्ण के नीचे वाला जितना भी संख्या होगा सबका सब आपका क्या होगा, शून्य होगा यानी कि जीरो होगा, उसको कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय अभिव्यक्ति। हम लोग बना कर देखते हैं। तो देखिए ना, 1 नहीं जीरो दीजिए, 0 1 2, फिर 0 2 3, 0 0 4, यहाँ पे भी आपको देना होगा 1 या 2 या कोई भी संख्या दीजिए, 4 दे देते हैं। तो देखिए, तो इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव इसमें क्या है, शून्य है यानी कि जीरो है। तो ये आपका क्या हुआ,
ऊपरी त्रिभुज है, पहले देखते हैं कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, तो सीधा चिन्ह काट देते हैं। ये देखिए, ये देखिए त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक त्रिभुज जैसा बन गया, और इसके नीचे वाला जितना भी है आप देखिए 0 हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बन गया और नीचे की तरफ क्या है, पूरा का पूरा संख्या 0 है। तो इस अभिहु को कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय अभिहु। अगर ऐसा के सीधे का नीचे में बन जाए तब क्या होगा, तब निचली त्रिभुजीय अभिहु। तो चलिए इसका आगे का प्रकार हम लोग देखते हैं। देखिए अब निचली त्रिभुजीय अभिहु में क्या होगा, ये जो संख्या आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ संख्या है और नीचे की तरफ पूरा 0 है, तो ये ऊपरी त्रिभुजीय अभिहु। अगर निचली त्रिभुजीय अभिहु कहेगा तो अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें ये देखने को मिलेगा कि संख्या एन आ जाएगा 2 3 4, हाई वाला जो संख्या होगा ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये जो त्रिभुज उसमें बना है इसको नहीं मिटाना चाहिए हमको। ये जो त्रिभुज उसमें बना है ये त्रिभुजवा क्या में बन जाएगा, ये देखिए ये त्रिभुजवा आपका ए में बन जाएगा। अब देखिए नीचे की तरफ त्रिभुज बन गया, ऊपर की तरफ पूरा का पूरा संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, निचली त्रिभुजीय अभिहु। अभिहु का पूरा प्रकार लगभग खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे किताबी क्वेश्चन पे। त्रिभुज अभिहु का योग क्या होता है, अभिहु का घटाव क्या होता है, अभिहु का गुणा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये भाग 2 में पार्ट 1 हुआ अभिहु का, वो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे वीडियो बना कर डालने का। आप भी कोशिश कीजिए डेली देखने का। और हम आपको हमेशा बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 12 तक के बच्चे को बता रहे हैं, 9th से 12 तक के बच्चे, किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए कि सर इस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत हो रहा है, उस सब्जेक्ट का वीडियो बना करके हम आपको डाल देंगे पूरे चैप्टर का, आपको प्रॉब्लम कहीं से कोई नहीं होगा। अब हम कल कोशिश करेंगे 7th 8th के बच्चों के लिए मैथ का वीडियो बना कर डालें और बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक ग्रामर का वीडियो बना कर डालें, ताकि छोटा बच्चा भी अपना घर पे बैठ कर आराम से पढ़ सके। थैंक्स।